हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माई सेल्फ नीतू। मैंने हिंदी के बहुत सारे विषय हैं जिस पे वीडियो बना के अपलोड की है, जैसे हमारा समास हो गया, क्रिया विशेषण हो गया, विशेषण हो गया, संज्ञा हो गया, ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जिस पे मैंने वीडियो बना के अपलोड की है। अगर आपको लगता है कि वो टॉपिक आप ढूंढ रहे हो, ठीक है, तो आप मेरे जो वीडियोज़ हैं मैंने जो अपलोड किए हैं उनको जाके देख सकते हो। मैंने इस तरह से ही नोट्स बना के जो है वहाँ पर वीडियो अपलोड की है, क्योंकि आपको अगर कोई टॉपिक चाहिए होता है तो आप सर्च मारने शुरू कर देते हो और फिर उसको बहुत ज़्यादा वक्त जो है आपका चला जाता है। तो मैंने ये इस तरह से नोट्स बनाए हैं आपके लिए और उस तरह से मैंने आपको लिए वीडियो अपलोड किया, ताकि आपको जो सिंपलिसिटी वाला है, जितना आपको लिखना चाहिए, जितना आपको आना चाहिए, उतना मैंने वीडियो बना के जो है अपलोड की हुई है। ठीक है, तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का कि हमने आज जो हम लोग विषय कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जो डिस्कस करना है आपके साथ, वो है हमारा उपसर्ग। जैसा कि आप देख सकते हो, याद रखिएगा कि हमारे हिंदी में उपसर्ग और जो प्रत्यय होते हैं हमेशा साथ साथ में चलते हैं। ठीक है, उपसर्ग वो होते हैं जो किसी भी शब्द के आगे लगते हैं, और जो प्रत्यय होते हैं, प्रत्यय वो होते हैं जो किसी भी शब्द के पीछे लगते हैं। ठीक है, लेकिन आज मैं आपको जो है उपसर्ग के ऊपर वीडियो देने वाली हूँ, क्योंकि उपसर्ग का एक ही मतलब नहीं है, उपसर्ग एक ही प्रकार के नहीं होते हैं, उपसर्ग बहुत सारे टाइप के होते हैं, जिसमें मैंने आज इसी वीडियो में आपको मैं बताने वाली हूँ। और एक बात याद रखिएगा कि मैं ये सारा जो कॉन्सेप्ट है एक बार वीडियो बना के, नोट्स बना के दे देती हूँ, और उसके बाद में जो है वो उसके एमसीक्यू क्वेश्चन भी, उसी टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन भी आपके लिए प्रोवाइड करती हूँ। आप पहले इस टॉपिक को पूरा समझ लीजिए कि कैसे चलता है, और फिर आप मेरी जो एमसीक्यू वाली वीडियो है उसको देख लीजिएगा, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपको कितना समझ में आया है। ठीक है, आप बीएड के एंट्रेंस की तैयारी करो या सीटेट के एंट्रेंस की तैयारी करो, आपको उसमें ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो उसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग यहाँ पे उपसर्ग के, अगर आपको लिखने के लिए आ जाता है तो उपसर्ग में इस तरह से लिखिएगा कि जो शब्दांश किसी शब्द के प्रारंभ में, यानी कि मैंने बताया था कि जो शब्दांश किसी भी शब्द के शुरुआत में लगते हैं, ठीक है, और ठीक है, शुरुआत में जुड़कर या लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। यानी कि जो शब्द होता है वो कुछ और होता है, लेकिन उसके आगे जब हमारा ये उपसर्ग लग जाता है तो उसका जो मीनिंग है वही चेंज हो जाता है, और उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जो प्र है, आ है, सम है, ये आप देख सकते हो, ये हमारे क्या है, ये हमारे उपसर्ग है। और हार, 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 ठीक है, ये हमारा कोई भी शब्द है। ये हार का यहाँ पे दो मतलब ले सकते हो। हार का मतलब वो हार भी है जो गले में पहनते हैं, जिसे माला भी कहते हैं हम लोग, ठीक है, और दूसरा हार जब हम किसी से युद्ध में या लड़ाई में हार जाते हैं। ठीक है, तो अब ये हार तो हमारा मतलब पता चल गया, लेकिन अगर मैं हार के आगे प्र लगा देती हूँ तो वो प्रहार बन जाता है। यानी कि हार और प्रहार क्या है, पहले हमारे जो शब्द हार था ये अलग मीनिंग था, लेकिन हमने प्र लगा दिया तो वो प्रहार बन गया। यानी कि उपसर्ग यही होता है कि वो किसी भी शब्द के आगे लग जाता है और उसका जो अर्थ है उसको बिल्कुल ही पूरी तरह से बदल देता है। ठीक है, इसी प्रकार से आ के साथ में हुआ है, आ को हमने हार के आगे आ लगा दिए तो हमारे आहार बन जाता है, और हार के आगे हमने सम लगा दिया है तो वो हमारा संहार बन जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो हमारा हार है इसका मतलब होता है हमारा माला। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि जो हार है यहाँ पे दो मतलब ले सकते हो, आप एक हारने वाला हार दे सकते हो, दूसरा आप इसका जो अर्थ है वो माला भी ले सकते हो। तो यहाँ लिखा है कि उपसर्ग शब्दांश है। ठीक है, जो उपसर्ग है ना वो हमारा शब्दांश है। ठीक है, अतः इसको वाक्य में हम स्वतंत्र रूप से उपयोग नहीं कर सकते हैं, फ्रीली हम कहीं भी इसको नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि उपसर्ग जो होते हैं वो हमेशा फ्रंट में ही लगते हैं, किसी भी शब्द के आगे ही लगते हैं। हम लोग बात करते हैं कि हिंदी में हमारे जो उपसर्ग होते हैं उनके पूरे हमारे 4 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। जब भी आपको कोई एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाता है तो वहाँ पर आपको टाइप दे दिए जाएंगे, तो वहाँ पर आप जो लिखिएगा कि हमारे हिंदी में जो उपसर्ग होते हैं वो पूरे 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, हमारे संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, हिंदी के उपसर्ग होते हैं, उर्दू के उपसर्ग होते हैं, और हमारे उपसर्ग की भांति, यानी कि कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो उपसर्ग की तरह ही उपयोग होते हैं और वो संस्कृत के अवयव हमारे होते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि जो संस्कृत है उसके कौन कौन से हमारे उपसर्ग होते हैं। ठीक है, संस्कृत में हमारा जो ये अप है, जो हमारा अव है, प्र है, उप है, अनु है और नी है, ये जो है ये हमारे क्या है, ये हमारे संस्कृत के क्या है, ये हमारे संस्कृत के उपसर्ग हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैंने आपके लिए उपसर्ग लिखे हैं, यहाँ पर उन उपसर्गों का मतलब लिखा है, और यहाँ पर मैंने उन उपसर्गों को आपको एग्जाम्पल के रूप में दिया है कि अब आप इन शब्दों के आगे अगर इनको लगा
लगा दोगे तो आपको ये शब्द बन जाएगा। जैसे कि पहला है हमारा अप का मतलब होता है बुरा या हीन, तो ये हमारा अपमान, अपकार और अपशय बन जाता है। अगर अपमान, कार और जो शय होता है उसके आगे आप लगा देते हो तो वो अपमान, अपकार और अपशय बन जाता है। अब का मतलब भी बुरा या हीन ही होता है। अगर आप गुण के आगे अब लगा देते हो तो बिल्कुल उल्टा मतलब हो जाएगा, अवगुण हो जाएगा। नीत के आगे अब लगा देते हो तो अब नीत हो जाएगा। ज्ञा के आगे अब लगा देते हो तो वो हमारा अवज्ञा हो जाता है। उसी प्रकार से प्र है हमारा अप है, ठीक है। प्र का मतलब अधिक होता है, उप का मतलब गौण होता है, अनु का मतलब पीछे होता है और नी का मतलब अधिक होता है, अभाव होता है। और अगर आप इन शब्दों के आगे जो है इनका प्रयोग करते हो, जैसे कि ये हमारा प्र है, ठीक है। प्र में अगर आप गति के आगे लगा दोगे तो प्रगति बन जाएगा, ठीक है। व के आगे लगा दो, भाव के आगे लगा दोगे प्र क तो प्रभाव बन जाएगा। बल के आगे को लगा दोगे तो हमारा प्रबल हो जाएगा। इसी प्रकार से सारे जो शब्द हैं उनको ये अगर इनके सबके आगे लगा दोगे तो इस प्रकार से जो उनका मूल मीनिंग था इनको लगाने के बाद पूरी तरह से वो चेंज हो जाता है, ठीक है। अगला देख सकते हो हमारा हिंदी के उपसर्ग, ठीक है। हिंदी के उपसर्ग में आपको, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर भी सेम किया है कि ये आपके लिए उपसर्ग दिए हैं, ये आपका मीनिंग है और ये आपके कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है। तो पहला लेते हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा अ का मतलब होता है निषेध। निषेध और अभाव दो मतलब हो सकते हैं। अगर आप चेत के आगे अ लगा दे तो अचेत बन जाता है। छूत के आगे अगर आप अ लगा दो अछूत बन जाता है। और अगर थह के आगे आप अ लगा देते हो तो वो अथह बन जाता है। उसी प्रकार से कु है, कु का बुरा, तो कु का मतलब हमारा बुरा होता है। अगर आप ढंग के आगे कु लगा दे तो कुढंग बन जाता है। ठौर के आगे कु लगा दोगे कुठौर बन जाता है। अगर आप चैला के आगे लगा दो कुचैला बन जाता है। उसी प्रकार से चौ का मतलब होता है चार, ठीक है, तो चौराहा हो गया, चौपाया हो गया, चाकौर हो गया। नी का मतलब होता है रहित, तो हमारा निडर, निकम्मा। यानी कि अगर इन सभी आगे के जो है मैंने एग्जाम्पल दिए हैं तो इस प्रकार से ये हमारे जिनके जो भी शब्द हैं उनके अगर आप इन सभी उपसर्ग को लगा दोगे तो उसका जो मतलब है पूरी तरह से ही चेंज हो जाता है। यानी याद रखिएगा कि उपसर्ग हमारे हमेशा आगे लगते हैं किसी भी शब्द के, और जब किसी शब्द के आगे लग जाते हैं तो उसका जो अर्थ होता है, जो मीनिंग होता है, पूरी तरह से ही बदल जाता है। ये हमारे उर्दू और फारसी के उपसर्ग, ठीक है। याद रखिएगा कि हमारे जो उपसर्ग होते हैं वो हमारे पूरे 4 प्रकार के होते हैं। मैंने आपको संस्कृत के, हिंदी के और बता दी हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि उर्दू और जो फारसी के उपसर्ग होते हैं कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम शुरू कर देते हैं। अल जो है, जैसे हमारे ये सारे उपसर्ग हैं, ये इनका मीनिंग है और ये इनके एग्जाम्पल है, ठीक है, जैसे कि पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। अल का मतलब होता है निश्चित, यानी कि कोई चीज़ कन्फर्म है। तो अगर आप बेला के आगे अल लगा दोगे तो अलबेला बन जाएगा। बत्ता के आगे अल लगा दोगे तो अलबत्ता बन जाएगा। और अगला है बे का मतलब होता है रहित, ठीक है। वैसे ही अगर मान के आगे ईमान के आगे अगर आप बे लगा दोगे तो क्या बिल्कुल उल्टा बन जाएगा, बेईमान बन जाएगा। चैन के आगे बे लगा दोगे तो बेचैन बन जाएगा, ठीक है। जान के आगे बे लगा दोगे तो बेजान बन जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम गैर की बात करें, गैर होता है निषेध, तो अगर हाजिर के आगे लगा देंगे तो गैर हाजिर बन जाएगा। सरकारी लगा देंगे तो गैर सरकारी बन जाएगा। यानी कि ये उपसर्ग ऐसे होते हैं जो किसी भी शब्द के आगे लग जाते हैं तो उसका मतलब ही पूरी तरह से बिल्कुल बदल देते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ये आपको ये नहीं करना है कि ये उपसर्ग इसके हैं उसके हैं, आपको याद भी रख सकते हो, ठीक है, लेकिन आपके लिए समझाने की ज़रूरत है कि आपको ये सारे जो है ना ये हमारे उर्दू फारसी के हैं। जैसे आपको क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि आप बोल दें कि हर बताओ ये कौन सा उपसर्ग है, ये क्या ये संस्कृत का है, हिंदी का है, उर्दू फारसी का है, तो आप बता दिए जो हर है ये हमारा उर्दू और फारसी का उपसर्ग है, ठीक है। आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी पड़ जाएगा ये। अब ये हमारा है संस्कृत के कुछ अवयव जो उपसर्गों के समान लगते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई गाने बजा रहा है, लगता है कोई पुराना आशिक है जो बहुत जोर जोर से रोज़ बजाता है गाने ये, ठीक है। तो हम लोग अब कर रहे हैं संस्कृत के कुछ अवयव, ठीक है। संस्कृत के कुछ अवयव जो उपसर्गों के समान लगते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पे ये हमारे कुछ अवयव हैं। संस्कृत के समान का मतलब यह है कि वो संस्कृत के जैसे नहीं होते, बस लगते हैं, ठीक है, उपसर्गों के जैसे ही लग जाते हैं वो, ठीक है। तो हमारे ये अवयव हैं, ये उनका मतलब है और ये इनके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। पहला है हमारा अन है। अन का मतलब होता है रहित, और अगर जैसे कि हमारे एग्जाम्पल दिए हैं, जान के आगे अगर आप जो है वो अन लगा दोगे तो ये अनजान बन जाएगा। अगर नर्थ के आगे लगा दोगे तो अनर्थ बन जाएगा, ठीक है। अगर आप नादी के आगे लगा दोगे तो अनादि बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पर सह की बात करूँ तो सह का मतलब होता है साथ, किसी का साथ देना। अगर आप योग के आगे सह लगा दोगे तो ये सहयोग बन जाएगा। अगर आप सहर्ष के आगे स लगा दोगे, हर्ष
के आगे लगा दोगे तो सहर्ष हो जाएगा। पुनः मतलब होता है ना पुनरावृत्ति, तो पुनः आ गया यानी कि वो फिर से आ गया, तो पुनः का मतलब फिर होता है। तो ये अगर आप इसको लगाओगे तो अगर जन्म के आगे पुनः लगा दोगे तो पुनर्जन्म बन जाएगा, अगर विवाह के आगे पुनः लगा दोगे तो ये पुनर्विवाह हो जाएगा। इस प्रकार से याद रखिएगा कि ये सारी जो उपसर्ग होते हैं, ठीक है, वो हमारे किसी भी शब्द के जब आगे लग जाते हैं तो उस शब्द का मतलब ही पूरी तरह से बदल देते हैं, पूरी तरह से उसका जो मतलब है चेंज हो जाता है, ठीक है। और ये बात हमेशा याद रखनी है कि जो उपसर्ग होते हैं वो किसी भी शब्द के आगे लगते हैं और जब प्रत्यय होते हैं वो हमारे किसी भी शब्द के पीछे लगते हैं, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है ये आपके हर कहीं, आप जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, आप 10th में हो, +1 में, +2 में, 9th में हो, जिस भी क्लास में आपको 7th 6 जो भी है उसमें आपको ये टॉपिक आएगा और वहाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगर ठीक है आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके नीचे बताइएगा ताकि मुझे भी लगे कि हाँ ये मेरी जो वीडियो बना रही हूँ आपको लोग को पसंद आ रही है, ठीक है। और आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और दूसरों को शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देखें और अगर किसी को इसको टॉपिक की ज़रूरत पड़े तो उस चीज़ को आराम से कर सकेगा, क्योंकि जब भी सर्च मारते हो तो बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है, तो आपको टाइम भी बहुत ज़्यादा बच जाएगा और आपको अच्छा मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। तो सर्च मारने बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, बहुत ज़्यादा ही वक्त लग जाता है आपका, ठीक है। तो प्लीज़ इसको लाइक भी जरूर कीजिएगा, शेयर भी और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को ताकि आपको ये मैं जितने भी नोट्स बनाती हूँ, जिस तरह से भी आपको वीडियो बना के देती हूँ, आपको काफ़ी हेल्पफुल जो है आपके लिए हो जाए, ठीक है, ताकि आप आराम से इनको देख सकते हो। मैंने इस तरह से शो किया है कि आप उनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, ठीक है। तो प्लीज़ इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब को जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।